प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हमारी जारी थी और जनाब बात हो रही थी आज के दिन के हवाले से। 9 मई को जो कुछ होता रहा बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और इसके ऊपर बड़ी खुलकर गुफ्तगू की तमाम ही जो हमारे मेहमान रहे हैं इससे पहले भी वो इसके वाक़े के हवाले से 9 मई के हवाले से मजम्मत करते रहे और अपनी राय का इजहार करते रहे। जनाब इसी मौजू पर गुफ्तगू की जाएगी। इसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं मुल्क के ख़ास तौर पर जो मौशी सूरत हाल है इसके ऊपर पिछले कई प्रोग्राम्स में बात हो चुकी है और सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। और उसकी वजह यह कि जैसे जैसे बजट करीब आता है लोगों की मुश्किलात में इजाफा होता चला जाता है। बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो इस हवाले से हैं, कोशिश करेंगे इसके ऊपर गुफ्तगू करें। मुख्तसर वक्त में बड़े ख़ास मेहमान शख्सियत यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं और उनसे तमाम मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले मौजूद मेहमान नुमान तबानी साहब जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और इसके अलावा माशाल्लाह बहुत सारी मसरूफियात हैं। हम जब भी इकॉनमी के ऊपर बात करते हैं उनको ज़रूर मदऊ करते हैं और ख़ास तौर पर बजट के हवाले से जब गुफ्तगू होती है तो उनको यहाँ ज़रूर मदऊ किया जाता है। मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। मान थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस वंस अगेन। उनके अपरा तशरीफ़ फरमा है जनाब मोहम्मद अकमल साहब। और अकमल साहब जो है वो एक खुद मीडिया पर्सन भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और उनसे भी आज इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू की जाएगी। उनको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका अकमल भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। नवाज साहब, पहले तो आज के दिन के हवाले से हर तरफ इसको कंडेम किया जाता है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से ज़रा बात हो इब्तिदा में कि जो कुछ हुआ और ख़ास तौर पे ये लोगों और फ़ौज के दरमियान जो एक गैप क्रिएट किया गया, सोशल मीडिया के ज़रिए इसको ज़्यादा इग्नाइट किया गया। मैं चाहूँगा इसके ऊपर आज ज़रूर कुछ कहिए। जी असल में जो सोशल मीडिया है ना जी, ये आपको एक ककून में ले जाता है। जी एक मेन स्ट्रीम मीडिया होता है उसमें सारी वैरिड आती हैं, लेकिन जब आप सोशल मीडिया के अंदर आते हैं जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब में आप अगर जो कंटेंट लाइक करेंगे तो यूट्यूब आपको वही कंटेंट ही देगा। बिल्कुल ठीक है। आप ट्विटर में जिन लोगों को लाइक करेंगे वो उसी की फीड आपको देगा। इसी तरह वो टिकटॉक है, टिकटॉक में आप जो चीज़ लाइक करेंगे वो फॉर यू फीड में वही देगा। आपकी देखता है वो आपकी टेंडेंसी देखता है। यूजुअली ऐसा भी होगा कि आप अगर बात करोगे ना अपने फ़ोन के पास किसी चीज़ के बारे में तो वो उसको पिक करके वही आपको जो है ना एड्स भी देता है। वेरी राइट, टारगेटेड एड्स जो गूगल देता है। तो आप एक ककून में आ जाते हो जिसमें आपकी रियलिटी वही हो जाती है जो आप चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो लेट्स से कि आपकी लीनिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट है या लीनिंग टुवर्ड्स द राइट है, तो आपकी वो लीनिंग और ज़्यादा मजबूत पुख्ता होती चली जाती है। ठीक है। कंप्लीटिंग व्यू पॉइंट्स आप तक पहुंचते ही नहीं है। यस। कि आपको समझ पाए, आप समझते सब जो मैं बिलीव करता हूँ सब वही बिलीव करते हैं। बिल्कुल। तो आप इग्नोरेंट हो जाते हैं। अच्छा, ये जो इग्नोरेंस है ये इज प्रेवलेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ। जितना पाकिस्तान पोलराइज है उतना ही इंडिया पोलराइज्ड है, उतना ही टर्की पोलराइज्ड है, इतना ही यूके पोलराइज्ड है। जो इन्होंने ब्रेक्सिट कर लिया जिसकी वजह से इनकी पूरी इकोनॉमी तबाह कर ली अपनी। ब्रेक्सिट भी एक इग्नोरेंस की वजह से ही हुआ है। और अब जो आपने देखा होगा कि ये अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन पार्टी के जो लोग हैं, जो टी पार्टी जिनको कहते थे, उन लोगों ने अपने ही कैपिटल हिल को यरगमाल बना लिया बिकॉज ऑफ द सेम इग्नोरेंस। तो ये जो सोशल मीडिया है ये जो आपको ककून में लेके चला जाता है ना, इसकी वजह से जो पोलराइजेशन है एक हमारे माशरे में वो बढ़ती जा रही है। अदम बर्दाश्त बढ़ता जा रहा है और ये खतरे की घंटी है। जी। सोशल मीडिया को आज तक कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म बना नहीं है। ठीक है। What needs to happen is that एक सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बननी चाहिए। ठीक है। जिसके क्लियर गाइडलाइंस होने चाहिए। ठीक है। और जो ये ककून है ना सोशल मीडिया का इसको किसी तरह इससे हमने निकलना चाहिए। चाइना ने ये ऑलरेडी कर चुके हैं अपने कंट्री के अंदर। सो इट नीड्स टू हैपन, वी नीड टू जॉइन फोर्सेस एंड डू लेजिस्लेशन। राइट, बट वी थिंक कि हम अगर लेजिस्लेशन करते हैं तो हम शायद फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट जाते हैं, हम अपनी जो लिबर्टी है उसको चैलेंज होते हुए देखते हैं। क्या ये बातें सही हैं? क्योंकि पाकिस्तान में परसेप्शन ये है कि शायद पाकिस्तान ही एक वो वाहिद कंट्री है जहाँ पर ऑब्लिगेशन लगती हैं
बंद किया जाता है, पाबंदी लगाई जाती है, या कोई ऐसा कंटेंट जो मुल्क के अगेंस्ट हो उसको रोका जाता है? ये सिर्फ क्या पाकिस्तान में ही है या दुनिया में ऐसा होता है वाक़तन, या होना चाहिए, डू यू थिंक? मेरे ख्याल में अगर आप आज दुबई के अंदर शेख मोहम्मद के खिलाफ या दुबई स्टेट के खिलाफ कोई भी ट्वीट करेंगे या कोई भी सोशल मीडिया करेंगे वाले इन द कंट्री, राइट, तो आई डोंट थिंक दे अलाउ इट। बिल्कुल ठीक है। इफ यू ट्राई टू डू एनीथिंग लाइक दैट इन द यूएस में सेंसरशिप बहुत ज़्यादा है। यस। और एक है ट्रुथ और एक है अनट्रुथ। एक है जो सच है और एक है जो सच नहीं है। जो सच है ना उसको उससे कोई इनकार ही नहीं हो सकता। राइट। वो न्यूज़ डिले हो सकती है लेकिन वो न्यूज़ बाहर आती है। और जो फॉल्स होता है ना, जो फॉल्स नैरेटिव होता है वो साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद एक्सपोज हो जाता है। क्योंकि जना वो झूठ के पेड़ नहीं होते। यस। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट अगर आपने कोई सच बोला है तो सच की तो प्रोटेक्शन आपको मिलना चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन अगर वो सच नहीं है, वो झूठ है और झूठ पे एक पूरी इमारत आपने क्रिएट करके एक इंतशार फैलाया है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। सो दैट्स अ वेरी फाइन लाइन। प्रॉब्लम यह है कि whoever is administrating this thing has to have the credibility that जब वो कर रहा हो तो उसकी credibility हो, वो सोए ना हो सके, उसकी जो ना वो दागदार ना हो, वो he should be clean as a slate and his actions should be very very methodical and surgical. Right. ये नहीं हो सकता कि आप जो है ना वो एक कॉमन ऑर्डर के थ्रू जो कहते हैं ना राउंड ऑफ द यूजुअल सस्पेक्ट्स करके आप जो है ना वो अपना काम करें। यू हैव टू बी मेथोडिकल, यू हैव टू हैव द प्रूफ्स एंड द लॉज हैव टू चेंज। कानून शहादत लॉ के तहत ये प्रोसिक्यूशंस नहीं हो सकती अब। एग्जैक्टली। यू हैव टू चेंज द लॉज, यू हैव टू गो विद द टाइम्स। आज हमारी कोर्ट में जो है ना वो 4 गवाह के साथ आपने जो है ना वो करवाना, वो नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। मोस्ट ऑफ द स्टफ इज इन द एयर। मतलब कोई चीज जो ना अब आप सोशल मीडिया लेविटेट है हमारे पास। एग्जैक्टली ऐसे ही सोशल मीडिया पूरा क्लाउड पे है। देयर इज नथिंग फिजिकल। एग्जैक्टली। सो इट हैज टू, द लॉज हैव टू चेंज, रेगुलेटर्स हैव टू चेंज एंड द माइंडसेट हैज टू चेंज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि माइंडसेट को चेंज होने की, माइंडसेट ऑफ द रूलर्स एंड द माइंडसेट्स ऑफ द पॉपुलस। अच्छा, ये सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल हो गई है। मैं भी इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन ये पूरी जो गुफ्तगू है ये सोशल मीडिया की तरफ चली जाएगी, क्योंकि ये जो सारी सिचुएशन अभी इमर्ज हुई है, जो कुछ हमने देखा है, बड़ी हैरानकुन बात है कि पहले अगर कभी हम कहते थे कि जो इसमें ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो इस्तेमाल हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे तो सिचुएशन उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। इसमें पढ़े लिखे लोग ज़्यादा इन्वॉल्व भी हुए और जो कुछ सामने आ रहा है वो बड़ा क्रिटिकल है। वो हमें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मैं ज़रा अकमल भाई से भी इस हवाले से बात करूँ। अकमल भाई, फरमाइए आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जितने भी मेहमान यहाँ पर अब तक आए हैं वो मजम्मत कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। आप अपनी राय का इज़हार कीजिए। जी देखें, शहीद जो है ना वो जैसे बेटियों के बारे में कहा जाता है ना, सबकी सांझी होती हैं। जी। तो किसी भी कौम के या मुल्क के जो शहदा होते हैं, यस, वो सबके सांझे होते हैं। वो ना उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ होता है, ना उनका किसी ख़ानदान से ताल्लुक़ होता है। ये ठीक है कि उनके माँ बाप होते हैं, ये बात भी सच है कि उनके बहन भाई वगैरह होते हैं, लेकिन वो पूरी कौम के हीरो होते हैं। बिल्कुल। जैसे हमारे शहदा हैं, उनमें पाक फौज के जो शहदा हैं वो सर फहरिस्त हैं, और दीगर भी जो इदारे हैं लॉ इन्फोर्समेंट वाले, उनके भी शहदा हैं, नेवीज़ है, एफसी है, पुलिस है, तो सबके शहदा हैं। तो जब आप किसी भी माशरे में शहदा की तकरीम को भूल जाएंगे, उनकी इज्जत को भूल जाएंगे, तो वो फिर एक ऐसी अनार्की को जन्म देता है कि जो कंट्रोलेबल नहीं होती, और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना मजबूरी होता है, बेशक वो आपके अपने ही क्यों ना हो। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये फिर अगर इस तरह जो है ना वो जिसका भी हो मूड वो जाए और जाके शहदा की जो है ना वो उनकी कर दे। अब इसमें जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म की आरा आपके सामने भी आती है। मैं थोड़ा सा जो रिवायती बातें उनसे हट के 2-3 चीज़ों की तरफ जो है ना आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। पहला एक जो है ना नैरेटिव ये दिया जा रहा है कि जी फौज हमारी अपनी है
फौज से हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, हम तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, ठीक है जी, ये नैरेटिव दिया जाता है। राइट। तो मुझे आप बताएं कि 9 मई को कोर कमांडर में इस्टेब्लिशमेंट का या उसका क्या ताल्लुक? बिल्कुल सही है मियाँ वाली की एयर बेस से इस्टेब्लिशमेंट का क्या ताल्लुक? वो तो पाक फौज की है जी, कोर कमांडर हाउस पाक फौज का इदारा है। इसी तरीके से पिशावर में हो गया, सियालकोट, गुजरांवाला, ये सारे इलाके जो थे उनमें से 90% तो फौजी और दिफाई तंसीबात थी। जी, तो आप हैं इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, हमले आप पाक फौज पे कर रहे हैं, तो आपको ये चाहिए था कि आप जो है वो, अगर इस्टेब्लिशमेंट तो बहुत ज्यादा होता है यार, आप ISI के एक आध दफ्तर के सामने मुजाहरा कर लेते, आप पारा पे कर लेते, लाओ ठीक है, चलो हम मान लेते कि जी आप इस्टेब्लिशमेंट के एंटी हैं, आप फौज के एंटी नहीं है। ये हो गया एक बयानिया। तो इससे ये इनका ये जो वो चीज़ है वो बिल्कुल गलत साबित होती है। दूसरा आ जाए जी, क्यों जो है वो उस दिन इस तरह जो इन लोगों के जो टोले थे या बंचिस थे उनको लावारिस छोड़ा गया? उनकी जो 9 मई का वाक़या आपको याद होगा, आपको खुद फिर खबरें मिलती रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही। आपको याद है उस दौरान किसी भी PTI के रहनुमा ने बयान दिया हो कि ना भाई ये फौजी तंसीबात की तरफ नहीं जाना? इस किस्म का अगर किसी का ऑन रिकॉर्ड बयान है तो मुझे बताएं। किसी ने रोका नहीं, खामोशी इख्तियार किए रखी। और जब बाद में 2-2.5 घंटे बाद उनको पता चला कि यार ये तो बहुत ही एंटी हो गए, फिर उन्होंने रोकने वाली बात की। तो 2-3 घंटे तक इनकी क़यादत क्यों खामोश थी? आजकल भी तो इन्होंने चेयरमैन ने जो अब PTI के हैं उन्होंने कमेटी बनाई हुई है, उनके थ्रू। अच्छा अकमल भाई, यहाँ थोड़ा सा इख्तिलाफ इसलिए है कि आपने कहा कि खामोश रहे, जबकि हमारे पास जो, क्योंकि खुद उस दिन न्यूज़ रूम में बैठे हुए सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं, जिस तरह के विजुअल आ रहे हैं, जिस तरह की फुटेजेस हमें भेजी जा रही हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स हमें सब भेज रहे हैं, उसमें बाकायदा प्रोवोक किया जा रहा है। हैरान कुन बात यही है कि अगर मामला अगर खामोशी तक भी होता तो फिर शायद सिचुएशन इतनी क्रिटिकल नहीं होती। यहाँ मैं चाहूँगा थोड़ा सा वो किया जाए, क्योंकि वो बाकायदा प्रोवोक करते रहे, वो ऑडियोज़ भी आती रहीं, टेलीफोन कॉल्स भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं जिसमें ये बाकायदा इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं कि आपने जाके ये सब कुछ करना है। अगर खामोश भी होते तो मेरा नहीं ख्याल था कि सिचुएशन यहाँ तक पहुँचती। जी, आपकी बात में वजन है, लेकिन ये जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये पब्लिकली नहीं की गई। जी, ठीक है ना, मतलब एक नहीं सॉरी, पब्लिकली भी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैं नाम लेकर कहूंगा, यास्मीन राशिद जाके फौज के वहां पे आग लगा दें, ये कर दें, वो कर दें, वो इंटरनली अगर उनकी आपस में मीटिंग्स हुई हो तो अलग बात है, लेकिन जो प्रैक्टिकली हुआ वो आप बताएं ना। मतलब ऐसा किसी ने फोन पे तो नहीं किसी को, या फोन पे या पब्लिकली तो नहीं बोला ना कि जाके आप मियाँ वाली में जहाज को आग लगा दो? नहीं, ऐसा किसी ने बोला कि कोर कमांडर को जला दो? नहीं, ऐसा मौजूद है, विजुअल एविडेंस है, विजुअल एविडेंस है, बेशक मैं उस बात को मान रहा हूँ, लेकिन ऐसा पब्लिकली नहीं का। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि उस वक्त क्राउड जो है ना वो फिर इन लोगों का वो मतलब अनप्लान्ड किस्म का था, और उसमें कुछ समझाने बुझाने वाला भी नहीं था। ऐसे मौके के ऊपर किसी भी लीडर का बयान जो फ्रंटियर, सबसे पहले तो चेयरमैन साहब को ही अपने 2-3 जो है ना प्रोमिनेंट लोगों को पहले से ही रखना था। जब वो इतना उनको पता था कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो और रिएक्शन भी आएगा, तो उनको चाहिए था कि 2-3 लोग ऐसे तैयार करके रखते जो कि उनके ब्याफ के ऊपर बाद में स्टेटमेंट देते कि ये ना करो, ये ना करो, ये ना। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो खामोशी भी एक किस्म की रजामंदी होती है ना। तो मैं तो उनकी खामोशी को ये समझ रहा हूँ कि वो लोग चाह रहे थे कि ऐसा हो, कि इस किस्म का पुरतशद्दुद एहतजाज हो और पाक फौज के खिलाफ हो। क्योंकि अगर पाक फौज के खिलाफ ना हो तो पाक फौज के GHQ में जो है ना वो देखे ना, ISI इज ए टोटल डिफरेंट इदारा है। इसका सिर्फ आप ये समझें कि एक टॉप का जो स्ट्रक्चर है वो उसका जो है वो आर्मी के ऑफिशियल्स होते हैं। नीचे ISI में ज्यादातर जो लोग हैं वो सिविल होते हैं, डायरेक्टर होते हैं इनके। लेकिन मैं थोड़ा सा इसलिए मैं आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं उस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि काम करने का तरीकाकार वो सारी बातें अपनी जगह है। ये एक अलग डिबेट है कि वो क्या उनका रोल है, क्या होना चाहिए। बट माय पॉइंट इज़ कि ये जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, इसको क्यों इस्तेमाल किया गया और ये तासुर क्यों दिया गया, ये जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई थी, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई ना? अभी तो उसका जवाब हमें तलाश करना है कि ऐसा क्यों किया गया कि हमारे ख़िलाफ़ जितनी भी प्लानिंग थी वो किसी के एक शख्स ने की और उसी ने सारा गेम प्लान किया, और उसके बाद टाइम आफ्टर टाइम हम देखते रहे कि स्टेटमेंट जो है वो चेंज होती रही कि फ़लाना शामिल, ये शामिल, और ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट की गई थी, ये सब तो एक प्लान के तहत हुई है ना। इसको तो आप नहीं नज़रअंदाज कर सकते। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ना, ये 2014 के धरने से शुरू हुआ था।
आपको याद है जब जी जी पता नहीं कितने 225 दिन का, ये कितने दिन का धरना दिया, आई डोंट रिकॉल एग्जैक्टली द डेज, उस वक़्त से जो है ना ये सिलसिला शुरू हुआ है और उसके बाद जो है वो आप देखें ये बढ़ता गया, फिर उसके बाद टीएलपी का भी धरना हुआ, फिर दीगर जमातों ने भी धरना दिया और ये एक इस किस्म का ट्रेंड डेवलप हो गया कि जी जिसने भी जो है ना वो रियासत को ब्लैकमेल करना है या रियासत को दबाव में लाना है वो इस्लामाबाद पे आके हल्ला बोल दे। ठीक है, पीटीआई ने भी यही किया, फिर दीगर जमातों ने भी इसको फॉलो किया। अब ये एक ऐसी रिवायत पड़ गई थी जिसका आपने जो है ना एंड आके 9 मई को देखा और उसके बाद फिर मुसल्लह अफवाज ने भी, एस्टैब्लिशमेंट ने भी और रियासत ने भी इस चीज का फैसला किया कि ये जो ट्रेंड निकला है ना दैट शुड बी स्टॉप्ड। और अब भी जो है ना पीटीआई वालों को इस चीज को समझना चाहिए कि जो सियासत होती है उसको सियासत के तरीके से आप करें, बिल्कुल ठीक है। आप उसको रोडों पे ना लेके जाएं, आप लोगों के जज्बात को इतना एक्सप्लॉयट ना करें कि वो इतने स्टेट के अगेंस्ट चले जाएं, इतने फौज के अगेंस्ट चले जाएं कि या जो भी रियासती इदारे हैं उनके अगेंस्ट चले जाएं कि वो वापसी का कोई रास्ता ना रहे। इनको इस चीज के ऊपर सोचना चाहिए, गलतियां जो हुई हैं उनको एडमिट करना चाहिए। असल में तो ये गलती नहीं एडमिट कर रहे ना, मुंह से ये कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो हमारी फौज है और पीछे जो है ना वो हरकतें भी वही कर रहे हैं, खिलाफ भी उनकी बातें किए जा रहे हैं। तो इस चीज को फौज ने बहुत अच्छी तरह समझा है और अब इसीलिए आप देखें कि जनरल फैज हो गया या दूसरे जो इसमें मतलब सो कॉल्ड मुबैना तौर के ऊपर जिनका नाम आता है, तो इवन वो उनको भी जो है ना वो एहतसाब में लाने के लिए तैयार है। अपने लोगों का उन्होंने एहतसाब किया। आप देखें जो 9 मई से सबसे पहले तो उन्होंने उसी से स्टार्ट किया ना, सबसे एग्जाम्पल स्टार्ट कर दिया, सजाएं भी दे दी, जो एक्शन लेने थे वो सारे के सारे एक्शन बिल्कुल इमीडिएट एक्शन। हमारे यहाँ पे जो सिविल लोग जो उसमें इन्वॉल्व है उनको हमने जो ना वो अब इंसानी हकूक का ख्याल आ रहा है, बड़ी इंसानी हकूक की पामाली हो रही है और इन लोगों को कुछ नहीं कहना चाहिए। ये खवातीन है, भाई खवातीन है, बिल्कुल है, हमारे लिए काबिल इज्जत है, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, लेकिन अब ये जाके वो थप्पड़ मारना शुरू कर देंगी किसी को तो अगले को फिर सजा तो भुगतनी पड़ेगी। सजा ताकि आप जो है ना वो करते हैं, बिल्कुल सही है, सोसाइटी में बिल्कुल सही है। तो हमें इससे सबक सीखना चाहिए ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्कस हमें इकोनॉमिक इश्यूज को भी करना है, बट ये जो डिस्कशन है इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज हमारा ये है कि हमें जो बड़ी थ्रेट है, पहले तो हम समझते थे कि इन्फ्लेशन हमारे लिए एक बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन अब सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए बन चुका है। अब मैं सोशल मीडिया को ही सामने लेकर आता हूँ, कुछ इस किस्म के फिगर्स आते हैं हमारे सामने। अब तो एक नया ट्रेंड ये चला हुआ है कि खबर लगाई जाती है और उसको नीचे हाईलाइट किया जाता है, उसको येलो लाइन लगा दी जाती है और लोग बिना उसको तस्दीक के बगैर उसको चेक किए और वो एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं। उस सारी सिचुएशन के अंदर मार्केट को भी बड़ा नुकसान पहुंचा, आपकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा जॉल्ट लगा है उसके ज़रिए। आपने देखा कि आपके यहाँ एक अब आई डोंट नो पॉलिटिकल पार्टी थी या कौन इसके पीछे लोग थे, बट उन्होंने आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स कर दिया, इतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट किया और जहाँ पैनिक आता है वहाँ पर इवेंचुअली यही इवेंट्स होते हैं जो आपके यहाँ होते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे और वेयर वी हेडिंग एक्चुअली, ये हमें जानना ज़रूरी है कि हमारी इकोनॉमिक डायरेक्शन जिसको हम हमेशा से ढूंढ रहे हैं, आया हमारे पास कोई इकोनॉमिक डायरेक्शन है दिस टाइम अराउंड? ये नहीं है। मैं चाहूँगा इस पर बात करें। आई बिलीव दैट द डायरेक्शन जो हमारा एक फ्री फॉल था ना, उसको तो हमने अरेस्ट कर लिया है। अब क्या वो ग्राफ टर्न हो गया है, बॉटम आउट हो गया, नहीं हुआ है, दैट इज स्टिल अप फॉर डिबेट। राइट। लेकिन सिम्त हमारी अब सही हो गई है। ठीक है। मार्केट में लिक्विडिटी वापस आना शुरू हो गई है। राइट। स्टॉक मार्केट में अभी आज आप देखेंगे कि एक आईपीओ आया है, अगले हफ्ते एक आईपीओ आ रहा है, पिछले हफ्ते एक आईपीओ आया है, तो मार्केट में कैपिटल रेजिंग एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। Government of Pakistan has gone to directly to the public to raise funds through Sukuk, and it has been oversubscribed, which means that the people of the investor of Pakistan supports the Pakistani government and wants to invest directly in them. Bankoं का deposit base is at all-time high. Their profits are at all-time high, which signifies that a strategic rate cut is in the offing. मतलब रेट कट होगा। ठीक है। और जो एंटिसिपेट करना चाहिए, एंटिसिपेट करना चाहिए। इन्फ्लेशन इज डाउन, वी आर एट 17%, और ये 2-3 बेस इफेक्ट्स हैं। अगले जून का एक बेस इफेक्ट है और एक शायद अगस्त का है, तो उसके बाद फिर वैसे ये 12% पे आ जाएगा, बैरिंग के एनी मेजर थिंग।
12% पर आ सकता है विद इन बाय ओवर एम्बिशियस तो नहीं है, लोग बहुत ज्यादा हो जाएंगे कुछ सितंबर तक इंशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि बेस इफेक्ट है ना, राइट राइट, इट्स नथिंग टू डू विद द इकोनॉमी, इट्स विद द बेस इफेक्ट। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज़ ये है कि इंटरनेशनली प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज हैव आल्सो गॉन डाउन। जो सुपर साइकिल था वो भी खत्म हो रहा है, वो भी नीचे आ रहा है। तो उसकी वजह से हमारी जो लोकल इकोनॉमी को जो उसका इफेक्ट आता था वो भी खत्म होता जा रहा है। इसमें हमने दो तीन चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ ये कि जो गाजा की वॉर है वो एस्केलेट ना कर जाए। यूक्रेन, देखिए यूक्रेन रशिया की जो वॉर है वो सर्दियों की वजह से वैसे स्लो डाउन हो गई थी, वो समर में वापस रीइग्नाइट ना हो जाए। और एक और तीसरा जो है वो ये यमन का जो सिविल वॉर है, जिसके अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स आर फाइटिंग अ प्रॉक्सी वॉर, वो कहीं रीइग्नाइट ना हो जाए। अगर ये चीज़ें कर्टेल हो जाती हैं और कंटेन हो जाती हैं जिस तरह कंटेन हो रही हैं, तो वर्ल्ड इकोनॉमी और शिपिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बल्कि अपने नॉर्मल इक्विलिब्रियम लेवल पे आ जाएंगे। जैसे वो अपनी इक्विलिब्रियम लेवल पे आती हैं तो आप देखेंगे कि जो ना वो चीज़ें बतदरीज बेहतर होती चली जाएंगी। हमारी इकोनॉमी को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, राइट्स स्ट्राइक्स होती रहेंगी, तो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होगी। सो आवर इकोनॉमी नीड्स डायरेक्शन व्हिच दे हैव गिवन नाउ। इट नीड्स ग्रोथ व्हिच विल कम through investments, and the third thing is we need political stability and at least a 10-year economic plan. That is very important. अगर सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक इकोनॉमिक प्लान पे राजी हो जाए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी जिसको कहते हैं हम, उस पर राजी हो जाए, तो बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि जी मैंने आज इन्वेस्टमेंट किया तो 10 साल तक मेरी इस पॉलिसी को कोई टच नहीं कर सकता। बट गिवन सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे ये पार्लियामेंट इस तरह हो कि इसमें दो पॉलिटिकल पार्टीज एक वेंचर करती हैं, फिर हुकूमत बनाती हैं, फिर उसमें एलाइज को खुश रखना, और जब ये होता है तो हम इससे क्या एंटिसिपेट करें कि ये पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी आ सकती है? जब तक वो नहीं आएगी, अनटिल एंड अनलेस, तो ये जो 10 ईयर प्लान आप बता रहे हैं, अभी तो कोई गिवन प्लान ऐसा नहीं है जिसको देखकर ही कहा जाए कि 10 ईयर्स की जो प्लानिंग हो रही, अभी तो हम डे टू डे बेसिस के ऊपर सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। अभी हमें ये देखना है कि कहीं से पैसे आएँ, हम अपने अकाउंट बैलेंस के अंदर वो शो करें और किसी तरह डेट रीपेमेंट करके एग्जिट लें, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे देखेंगे कि हमें करना क्या है। ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या हमें होप रखनी चाहिए? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें थोड़ा सा परेशान कर रहा है। देखिए, ना उम्मीदी तो कुफर है ना, ठीक है, यू ऑलवेज हैव टू हैव होप, ऑलराइट, एंड फेथ इन द ऑलमाइटी। अदर देन दैट यू हैव टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन द ग्राउंड। अगर आप मुझे कहें कि क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है आफ्टर अगस्त? हाँ आई है। yes. क्या पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी आई है? हाँ आई है। क्या इंटरनेशनल जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने पाकिस्तान की बतदरीज रेटिंग्स बढ़ाई हैं? हाँ बढ़ाई हैं। हम टैक्स, लोग कहते हैं यार इतना टैक्सेस लग गए, मैं कहता हूँ नहीं, माप नहीं लगाए टैक्सेस। आपकी इकोनॉमी, आपकी जो इकोनॉमी है वो फॉल्टर कर जाएगी, आपका 10% डेप्रिसिएशन ऑफ द पीकेआर हो जाएगा, तो वो 10% का आपको वैसे ही जो है ना वो झटका अक्रॉस द बोर्ड लग जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप टैक्सेशन करके इसको 2-3% पे कंटेन कर लें। ठीक है, ठीक है। हाँ, क्या लोगों की क़ुव्वत खरीद कम हो रही है? हाँ, कम हो रही है, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली, नॉट दिस ईयर बट नेक्स्ट ईयर उनकी जो है ना वो इनकम भी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि नई रियलिटी के साथ एवरीवन विल हैव टू अकोमोडेट ना। तो वो आज से कहते हैं जी 10 साल पहले जो है वो रोटी इतने की थी, तो भाई तुम्हारी तनख्वाह भी तो 10,000 थी ना, तुम्हारी तनख्वाह भी तो 35,000 है। तो वो जो डिफरेंस है ना, जो मिनिमम वेज का डिफरेंस है, वो सब उसको अकोमोडेट कर जाता है। फौरन नहीं करता। जो पिछले 1 साल में हुआ वो एक हाइपर इन्फ्लेशन हुआ है पाकिस्तान में, लेकिन अब उसकी स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई है। इट हैज टू स्टेबलाइज, फिर ग्रोथ की तरफ। वो बाय द वर्ड्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स ही जिसकी वजह से ये कुछ हो रहा था, प्राइसेस इन्फ्लेट कर गई थी और ये सिचुएशन एस्केलेट करती जा रही थी कि जहाँ पर आपके डेट बढ़ते चले जा रहे थे,
देखिए, एक होता है ना कि आपको याद होगा कि जब एक चीज़ वीकन होती है ना, हमारी इकोनॉमी वीक थी, इट कुड नॉट सस्टेन एनी ब्लोज, और हमारी इकोनॉमी को ब्लो पे ब्लो पे ब्लो लगते रहे। उसके बाद पे लोकल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उसने और ज़्यादा फ्यूल कर दिया। बिल्कुल ठीक है। एक तो क्या ना, वो कुछ तो मार्केट फोर्सेस थे, बाकी कुछ हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, और उसकी वजह से एक परफेक्ट स्टॉर्म आ गया। जिस तरीके से दुबई में अब एक स्टॉर्म आया है, तो मैं सो कहता इट्स अ परफेक्ट स्टॉर्म, कि मतलब कुछ तो हमने भी सीडिंग, उन्होंने सीडिंग कर दी, कुछ एक अल्लाह ने भी जो है ना वो एक स्टॉर्म भेजा। जब दोनों जो है ना वो क्लाउड सिस्टम मिले, तो इट क्रिएटेड द परफेक्ट स्टॉर्म। एग्जैक्टली। तो हमारा जो इकोनॉमिक भंवर था वो इसी तरह था कि कुछ हमने भी कोताहियाँ कर दी, कुछ इंटरनेशनल भी हो गया, और हमारी इकोनॉमी वैसे ही वीक थी, वीक फुटिंग पे थी। वी डिड नॉट हैव द, देखिए होता क्या है कि a well capitalized company and a non well capitalized company, poorly capitalized company में ये फर्क होता है कि the well capitalized company is able to withstand any shocks that come to it। बिल्कुल ऐसा ही, वो शॉक एब्जॉर्बर्स का काम करता है जो कैपिटल होता है exactly, और जो कंपनी कैपिटल से वीक होती है, जैसे उसको शॉक लगता है वो जो है ना वो कोलैप्स कर जाती है। एग्जैक्टली। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हमें लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और बात हो रही थी मुल्क की मौशी सूरत हाल के हवाले से। इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, बहुत सारे सवालात हमारे पास हैं, कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर गुफ्तगू करें। और कुछ देर पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से बात हो रही थी। अकमल साहब, कुछ देर पहले जो इकनॉमिक डायरेक्शन की बात हो रही थी और सिचुएशन की बात कर रहे थे कि कुछ एक ग्लोबल इम्पैक्ट आया था हमारे पास, और हमारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा पहले ही क्रिटिकल थी, और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, जिसमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, हमारे अपना एक टर्मोल यहाँ चलता रहा, उससे हम बड़ी देर से निकले। फिर एक हमारे पास कोई प्लान नहीं था, कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं थी जिसके पास एक सिंपल मेजॉरिटी हो, कोई डिसीजन ले सके और ये कर सके। वो सारी सिचुएशन गो थ्रू कर आ रहे हैं। बट नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब जैसे नमान भाई ने बात की कि सिचुएशन आपको बेहतर नज़र आ रही है, व्हाट डू यू थिंक, आपकी क्या राय है? और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जिनको हम देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट को देखते हैं, सिचुएशन हमें बेहतर नज़र आ रही है, ऑल टाइम हाई की तरफ हमारा जो है बेंचमार्क जा रहा है इंडेक्स, तो ये क्या चीज़ रिफ्लेक्ट करती है कि सिचुएशन इज़ गेटिंग बेटर? आपकी क्या इसके ऊपर आए प्लीज़? ओवरऑल अगर बात की जाए इकोनॉमी की, तो ठीक है कि उसमें थोड़ा बहुत जो है वो नज़र आ रही है इम्प्रूवमेंट, बट इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। ठीक है। एंड इट इज़ नॉट एज पर लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन जो होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ तक नहीं है। ठीक है। स्टॉक मार्केट की आप बात करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को एक इकोनॉमिक इंडिकेटर समझता ही नहीं हूँ। अच्छा। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे ज़्यादातर आपकी इकोनॉमी की सही रिफ्लेक्शन स्टॉक मार्केट से नहीं हो रही। हाँ, वो तो मैनिपुलेटेड होते हैं, वो जब आप चाहें चढ़ा लें, जब चाहें उसको नीचे ले जाएं। अच्छा, और उसके बाद मार्केट कैपिटल अब इस वक्त जो है ना ऑल टाइम हाई 72,000 को इंडेक्स टच कर रहे हैं, और मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो वो जो है ना वो कम है, पहले से काफ़ी कम हुई है। तो दैट इज़ अ फैक्ट। उसकी वजह यह है कि 100 इंडेक्स में थोड़ी सी जो चेंजेस आई हैं, उसकी वजह से जो उसका वॉल्यूम आप समझे वो कम हुआ है कैपिटलाइजेशन का, तो उसके इम्पैक्ट की वजह से 100 इंडेक्स बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। ये एक बात है। अच्छा, दूसरा एक हमारा जो मिसकॉन्सेप्शन है वो ये है कि हमारे यहाँ जो इकोनॉमिकल जो क्राइसिस है वो कोई बैरूनी दुनिया में कोई क्राइसिस आया हुआ था उसकी वजह से है। 2022 के बाद से तो मुझे नहीं पता है कि कोई ऐसा क्राइसिस, यूक्रेन की और जो रशिया की जंग है उसकी वजह से बैरूनी दुनिया के ऊपर जो क्राइसिस आना था वो महंगाई हो गई, सब शुरू हो गया था काम। लेकिन 22-23 की अगर आप बात करें तो आप सारी दुनिया के आप जीडीपी ग्रोथ के फिगर उठा के देख लें, इंडिया के, बांग्लादेश के, ये श्रीलंका की मैं आपको मिसाल दूं, श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया था ना, उसमें अब डॉलर जो है वो 295 तक का है, 295, 350 पे था ये। हमारे यहाँ जो ना डॉलर का पीक था 300, तो अभी तक 280 के ऊपर है। तो हम 20 रुपए हमने तो डिफॉल्ट भी नहीं किया, हम ग्रो भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन श्रीलंका ऑन दी अदर हैंड 350 से अपने डॉलर को और मजीद ये नीचे आएगा जैसे जैसे उनकी टूरिज्म की इंडस्ट्री जो है वो
डेवलप होगी। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा जो इशू है वो है डेट ट्रैप। मैं हर जगह पे यही बात करता हूँ कि हम जिस डेट ट्रैप में इस वक्त फंसे हुए हैं उससे निकले बगैर हमारे लिए आसानियाँ नहीं पैदा हो सकती। हमें 23 से 24 अरब डॉलर साल का रीपे करना है इन टर्म्स ऑफ लोन जो हमने लिया हुआ है। इंटरनली अगर आप बात करें तो हमारी पिछले साल की 7,500 अरब रुपए वो हमारी सिर्फ डेट सर्विसिंग थी। एक्सेप्टेड एंड देन वी डिडंट एक्सेप्ट, फिर बाद में छोड़े। हम वी वर नेगोशिएटिंग एट एवरी इंस्टॉलमेंट जी। हम हर इंस्टॉलमेंट में जाके आईएमएफ से नेगोशिएट करने की कोशिश करते थे। आईएमएफ कहता था नहीं, तुमने जो एग्री किया हमने तुमसे मानना, दोबारा से नई कंडीशंस, ठीक है। वी बिकॉज वी नेगोशिएटेड विद अ गन ऑन टू आवर हेड बिकॉज वी हैड लॉस्ट दैट टाइम, वी हैड लॉस्ट दैट लेवरेज जी। सिमिलरली क्रेडिबिलिटी का इशू आ गया, फिर देन हमको हाथ पैर जोड़ के ये इंटरिम गवर्नमेंट का प्लान लेना पड़ा और अब जो है ना एक्चुअल प्लान अब शुरू होगा। ये जो प्लान था ये तो स्टैंड बाय इमरजेंसी लोन हमको मिला था, एक्चुअल प्लान अब शुरू होगा। अब शुरू होगा। आईएमएफ का जब भी प्लान आएगा इट इज लो ग्रोथ, लो जीडीपी ग्रोथ, हाई इंटरेस्ट रेट्स एंड कर्टेल ऑफ डेट, कर्टेल ऑफ डिमांड। बिल्कुल ठीक है। तो स्टिल हार्ड टू ब्रीथ। देखते हैं अब इसके बाद क्या होता है। अभी ये डिस्कशन क्योंकि बड़ी तवील है, इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा तो इसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच नमान बानी, आपने हमें वक्त दिया। अकमल साहब थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। इंशाल्लाह क्योंकि आगे बजट जो डिस्कशन हैं उनके सेशन हमारे स्टार्ट होंगे तो इंशाल्लाह हम इसको बड़ी तफसील से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपसे इजाज़त लेनी होगी। मोहम्मद यासर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह।